Hello everyone, this is Dr. Vipin, your Skill India trainer for Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana RPL Enumerators Training। और Enumerators Training के सेशन नंबर 4 में फिर से एक बार आपके सामने देखिए, अभी तक सेशन 1, 2 और 3 के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट डेटा कलेक्शन, अबाउट द मोड्स ऑफ डेटा, अबाउट कलेक्टिंग एंड कोलैटिंग द डेटा, एक्सेसिंग द डेटा एंड सो मेनी सिक्योरिटी कंसर्न्स एज वेल। और अब सेशन नंबर 4 के अंदर हमें डिस्कस करना है हाउ विल we verify the data and about the proofreading of the data। जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, कोलैट किया है, एक्सेस किया है, अपनी कलेक्शन शीट्स के अंदर मेंटेन किया है, उस डेटा को वेरीफाई कैसे करना होता है और उस डेटा की प्रूफ रीडिंग कैसे करनी होती है। सो मैं आपको लेके चलता हूँ स्लाइड्स की तरफ। अब स्लाइड्स में हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हमें डेटा को वेरीफाई करना है। So we are here on the slide guys, and this is about data verification processes, right? So देखिए, डेटा वेरिफिकेशन में हमें क्या चीज करनी है। जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, whether it is correct or not, I mean is it the same data that the client is looking for, right? तो इसके अंदर हमें कुछ चीजों को समझना है, कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। डेटा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन इज the process by which the accuracy of data or a document is checked। किसी एक डेटा की, किसी डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी चेक करने की जो टेक्निक है, वही डेटा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेक्निक कहलाती है, राइट? आपने जो डेटा कहीं से इकट्ठा किया है, वो डेटा आपका करेक्ट है या नहीं है, इसी को वेरीफाई करना। कॉमनली फॉलोड डेटा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन प्रोसेसेस आर, वो कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं डेटा या डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए। डबल एंट्री, ये आपको सुनने से और पढ़ने से भी समझ आ ही गया होगा कि डबल एंट्री का मतलब है एंटरिंग द डेटा ट्वाइस और कंपेयरिंग द टू कॉपीज, राइट? मतलब आपके पास सेम डेटा 2 बार इकट्ठा होके आ गया है, 2 बार आपने एक ही टाइप के कैंडिडेट से सेम टाइप का डेटा इकट्ठा कर लिया है, तो डेटा के अंदर डुप्लीकेसी बढ़ जाने से कोई फायदा नहीं होना है, राइट? तो डुप्लीकेट डेटा की आपको कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, डुप्लीकेट डेटा को आप बिल्कुल हटा के चल सकते हैं। डबल एंट्री उसके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको इकट्ठा करने में आपकी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, क्योंकि वर्किंग आवर्स ज्यादा लग रहे हैं। प्रूफ रीडिंग डेटा, प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है जो डेटा आपने इकट्ठा किया है, उस डेटा को फिर से एक बार रीचेक करना। जैसे दिस मेथड इन्वॉल्व्स समवन चेकिंग द डेटा, समवन मतलब ये काम मशीनरी से नहीं हो रहा है, ये काम कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू नहीं हो रहा है, ये काम कोई इंडिविजुअल बैठ के इस डेटा को करेगा अगेंस्ट द ओरिजिनल डेटा। दिस इज आल्सो टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, बट डेफिनेटली आपने कुछ डेटा इकट्ठा किया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे किए हैं, अब आपने उसको वेरीफाई करना है। सामने एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था, आप डेटा ले रहे थे, उसने आपको अपना पैन कार्ड दिखाया, अपना आधार कार्ड दिखाया, उससे डेटा लेके आपने डेटा को अपनी डेटा कलेक्शन शीट में नोट डाउन कर लिया, राइट? और उसने आपको फोटोकॉपी जमा करा दी है डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जो देनी थी वो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जमा हो चुकी है, राइट? अब क्या करना है, अब आपने फोटोकॉपीज आपके पास है, उस डाटा को चेक भी तो करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो डिटेल्स लिखी है, आधार कार्ड नंबर में कोई डिजिट मिस हो गई है, तो डेटा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी को प्रूफ रीडिंग बोलते हैं डेटा की। जो डॉक्यूमेंट्स आपने लिए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ रीड आपने कर लिया है या नहीं कर लिया है, राइट? देखिए, इस प्रोसेस में भी डेफिनेटली आपका टाइम लगेगा। You must follow the data verification process as prescribed by the client। डेटा को वेरीफाई करने की प्रोसेस आप अपनी मर्जी से नहीं चुनेंगे, क्लाइंट ने जो भी आपको टेक्निक्स बताई है कि ये चीजें आपने चेक करनी है, राइट? जैसे अगर क्लाइंट को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि बंदे का एड्रेस क्या है, बिल्कुल इस टाइप का डेटा आपको कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसमें एड्रेस के बेस पे कोई काम नहीं होना है, तो एड्रेस में छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो चलेगा, राइट? लेकिन आधार कार्ड में मिस्टेक होना, पैन नंबर में मिस्टेक होना, इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अगर रहेगी तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए क्लाइंट ने जो भी टेक्निक्स आपको बताई है वेरीफाई करने की, उन टेक्निक्स को आप यूज करके चलेंगे, राइट? तब आप एक सही तरीके से डेटा को वेरीफाई कर पाएंगे। प्रोबिंग टेक्निक्स पे आ जाते हैं, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोबिंग टेक्निक्स क्या होती है? देखिए, प्रोबिंग टेक्निक्स हेल्प यू गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द रिस्पोंडेंट। ये प्रोब वर्ड का ही मतलब होता है निकाल लेना, कहीं से किसी चीज को ढूंढ के निकाल लेना। रिस्पोंडेंट कौन है? रिस्पोंडेंट है वो कैंडिडेट जिससे आप डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं, राइट? उससे आपने डिटेल, ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स निकालनी है, फालतू की डिटेल्स नहीं, सिर्फ वो डिटेल जो क्लाइंट ने आपसे मांगी है, जो डिटेल्स आपको चाहिए, वो डिटेल सिर्फ आपने निकालनी है। देखिए, रिपीटिंग द क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके आप ज्यादा डिटेल्स इकट्ठी कर सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेट डिटेल इकट्ठी कर सकते हैं, राइट? रिपीटिंग द क्वेश्चंस इन द सेम वर्ड्स कैन बी इफेक्टिव इन गेटिंग अ रिस्पॉन्स। आपने जो क्वेश्चन उससे पूछा है, उस क्वेश्चन को आप रिपीट कर सकते हैं,
राइट। जैसे आपने पूछा सर आपका नाम क्या है, उसने बताया कि मेरा नाम है सुरेश त्यागी, राइट। आपने पूछा अच्छा सर आपने अपना नाम क्या बताया था, सुरेश त्यागी, राइट, सुरेश त्यागी जी। अब आपने क्या किया, आपने उसी क्वेश्चन को भी रिपीट कर दिया, और मतलब अगर वो गलत नाम बता रहा था तो जब आपने नाम बोला तो थोड़ा हिचकिचाहट हो सकती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये डेटा गलत दिया जा रहा है, राइट। लेकिन अगर आप सामने वाले कैंडिडेट को पूरे कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं यूजिंग योर प्रोबिंग टेक्निक्स, तो आपको गलत डिटेल्स नहीं देते। रिपीटिंग द रिस्पोंडेंट्स रिप्लाई, जैसे कि मैंने अभी बताया, उन्होंने बोला कि मेरा नाम सुरेश त्यागी है, राइट। आपने अच्छा मिस्टर सुरेश त्यागी जी, आपने क्या किया, आपने उन्हीं के रिप्लाई को रिपीट कर दिया, एक बार फिर से उन्हीं के आंसर्स को आपने रिपीट कर दिया, जस्ट टू मेक इट कंफर्म कि आपने सही सुना है। कई बार सुरेश का आपको रमेश सुनाई दे गया या कुछ भी ऐसा हुआ, तो आपने एक बार उस आंसर को रिपीट कर देना है ताकि कंफर्म हो जाए कि जो डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं दैट इज द correct data. Respondents can be simulated to provide further comments by repeating their replies verbatim, right? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपने अगर सपोज किसी ने मुझे अपना नाम बताया था सुरेश त्यागी, मुझे पता नहीं क्यों रमेश त्यागी सुनाई दे, मैंने रमेश त्यागी, वो क्या करेंगे, वो मुझे करेक्ट नहीं रमेश त्यागी नहीं, मेरा नाम सुरेश त्यागी है, राइट। तो उन्होंने आंसर दिया था, उस आंसर को जब मैंने दोबारा रिपीट किया, उसमें अगर मिस्टेक थी तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया और मेरा डेटा करेक्ट हो गया। यूजिंग अ पॉज और साइलेंस प्रोब, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूजिंग अ पॉज और साइलेंस प्रोब। देखिए जब साइलेंस प्रोब का मतलब क्या होता है, शांत हो जाना, अपने एक्शंस में अपने वर्ड्स पे थोड़ा सा पॉज दे देना, थोड़ी देर के लिए ठहर जाना। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, जब भी आप किसी के साथ बात करते हैं, बात आप किसी के साथ में कर रहे होते हैं, वो आपको कोई डिटेल बता रहा होता है और आप चुप हो जाते हैं उनकी बात सुनने के लिए। तो कई बार सामने वाले को ये लगता है कि शायद ये सही से समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो उसको और गहराई में जाके बात को बताने की कोशिश करेगा। बात समझ में? मान लीजिए मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूँ और आप मेरे चेहरे को ऐसे ही देख रहे हैं, आपने पोज ले लिया, तो मेरे माइंड में एक ही चीज आएगी, यार ये शायद और जानना चाह रहे हैं अभी इस बारे में, अभी इनको शायद ये चीज क्लियर नहीं हुई, राइट। तो या तो वो मुझसे पूछ लेंगे कि आपको ये चीज क्लियर हुई है, राइट, या फिर वो हमें क्या बोलेंगे और डिटेल्स में जाके डिटेल्स को बोलने की, डिटेल्स को बताने की कोशिश करेंगे। तो साइलेंट प्रोब और एन एक्सपेक्टेंट पोज और लुक, मतलब देख रहे हैं बस उसकी तरफ को, एक जो है पोज लुक आप उनको दे रहे हैं, कैन क्यू द रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड अ मोर कंप्लीट रिस्पांस, आपको थोड़ा सा और अच्छे से रिस्पांस देने के लिए उनको बाध्य कर देते हैं। लेकिन एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, the silence should not become embarrassing however, right? मतलब आपकी साइलेंस ऐसी ना हो कि अजीब लग रही है, embarrassing सा मूवमेंट क्रिएट हो गया आपकी साइलेंस से, आप उनकी तरफ को एकदम ऐसे देखे जा रहे हैं तो उनको लग रहा है पता नहीं घूर क्यों रहा है मुझे, राइट। तो ऐसे वाले रिएक्शंस नहीं देने, रिएक्शंस पे भी थोड़ा कंट्रोल करना है, राइट। तो ये टेक्निक बड़ी अच्छी प्रोबिंग टेक्निक के अंदर एक चीज आती है। प्रोबिंग टेक्निक्स में आगे बढ़ते हुए बूस्टिंग और रीअश्योरिंग द रिस्पोंडेंट, बूस्टिंग एंड रीअश्योरिंग द रिस्पोंडेंट। इफ द रिस्पोंडेंट हेजिटेट्स, the interviewer should reassure the respondent with comments such as there are no right and wrong answers, we are just trying to get your opinions, right? मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं आंसर देने में कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, कहीं इनको मेरी बात बुरी ना लग जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं सर गलत या सही आंसर की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ आपकी ओपिनियन जानी जा रही है, सिर्फ आपसे ये जाना जा रहा है कि आपकी इस बारे में क्या राय है, राइट। जैसे इलेक्शंस के टाइम में पॉलिटिशियंस से रिलेटेड जो प्रॉबिंग चलती है, जो सर्वेज होते हैं, उसमें लोग आते हैं कि आपको क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार कौन जीत रहा है, तो बंदा सामने वाला हिचकिचाता है कि नहीं नहीं सर हम किसी पार्टी से नहीं है, आप उनको क्या बोलोगे, हम किसी पार्टी से नहीं है सर, आपका सिर्फ आपकी ओपिनियन लेनी है, आपको क्या लगता है, राइट। तो अगर सामने वाला कैंडिडेट रिस्पोंडेंट आपका हेजिटेट कर रहा है तो उसको थोड़ा कंफर्टेबल करें, ऐसी बातों को बोल के जिससे उसको लगे कि यहाँ पे किसी सही या गलत की तुलना नहीं हो रही है, सिर्फ मेरी ओपिनियन जानी जा रही है, राइट। चलिए, गेटिंग क्लैरिफिकेशन, द रिस्पोंडेंट्स मोटिवेशन टू कोऑपरेट विद द इंटरव्यूअर and provide complete answer can be aroused with a question, I don't quite understand what you mean by that, could you please tell me a little more? आपने सामने वाले से कोई क्वेश्चन किया, कोई डिटेल आपने उनसे ली है, आप या तो उनके आंसर्स को समझ नहीं पा रहे हो या उससे सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लग रहा है कि जो मैंने पूछा है ये उसका तो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो डेफिनेटली आप उनसे पूछ सकते हैं ये चीज, आप उनसे बिल्कुल ये चीज जान सकते हैं that I don't quite understand what you mean by that, सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका इस बात से क्या मतलब है, क्या आप थोड़ा और विस्तार से इस बारे में बता सकते हैं। यस, ऐसे क्वेश्चंस करके आप थोड़ा और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। यूजिंग ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल क्वेश्चंस और कमेंट्स, आप
एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है आपका ये डेटा इकट्ठा करने का। कुछ न्यूट्रल क्वेश्चंस मतलब नॉट रिलेटेड टू द एग्जैक्ट टॉपिक, कुछ न्यूट्रल क्वेश्चंस बिल्कुल किए जा सकते हैं। और कुछ कमेंट्स जैसे सर आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखते हैं, आप तो बड़े जैसे कोई ओल्ड एज पर्सन का आप डाटा कलेक्ट कर देते हैं, अरे आपकी एज में भी बिल्कुल फिट है। ये क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या ऐसे कमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द टॉपिक होते हैं, जस्ट टू मेक द कन्वर्सेशन कंफर्टेबल, यू कैन यूज दैट, राइट। बट यू डोंट हैव टू मिस योर ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को पकड़ के रखना है कि जिस पर्पस के लिए आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। एंड दिस इज अबाउट वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट। देखिए इस स्लाइड के अंदर कुछ ज्यादा चीजें डिस्कस करने के लिए नहीं है, यू जस्ट हैव टू गेट टू नो अबाउट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। कौन सी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो एक एड्रेस प्रूफ के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यूज किए जा सकते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास, हम भारत के नागरिक हैं, हम सबके पास आधार कार्ड है, और आधार कार्ड डेफिनेटली एक आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रूफ के लिए यूज होने वाला डॉक्यूमेंट है। बाकी पासपोर्ट हो सकता है आईडी प्रूफ के लिए भी और एड्रेस प्रूफ के लिए भी। आर्म लाइसेंस जो होते हैं एड्रेस प्रूफ और आपका जो है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दोनों के लिए यूज हो सकते हैं, उनके ऊपर भी एड्रेसेस होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर एड्रेस होता है, राइट। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है, राशन कार्ड आपका होता है, आपका जो है डिस्पेंसरी का सीजीएस डिस्पेंसरी का जो कार्ड आपको मिलता है वो हो सकता है, या गवर्नमेंट के किसी भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर, एमपी, एमएलए के थ्रू इशू किया गया लेटर आपके लिए आइडेंटिफिकेशन और आपका एड्रेस प्रूफ का काम कर सकता है, राइट। कुछ राशन कार्ड ऐसे होते हैं जिन पे एड्रेस नहीं होता, उनको एड्रेस प्रूफ की तरह यूज नहीं किया जाएगा। अच्छा, पैन कार्ड के बारे में क्या ख्याल है? पैन कार्ड सिर्फ आईडी डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज किया जा सकता है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ओनली। पैन कार्ड कभी भी आपके एड्रेस प्रूफ की तरह यूज नहीं होता, राइट। ये सारी चीजें हमने इस वाले सेशन के अंदर सीखी है। अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा सेशन 5, दैट विल बी ऑल अबाउट आई मीन द जॉब प्रोस्पेक्ट्स एंड फ्रीलांसर्स और एम्प्लॉय बन के किसी कंपनी में फ्रीलांसर में किस तरीके से काम किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजें आपको, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के बाद, राइट। तो अगले सेशन के अंदर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें। गुड लक।